तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1679 यानी कि 1679 न्यूयॉर्क में, जहां पर हम 3 बच्चों को एक बेसमेंट के अंदर छुपा हुआ देख पाते हैं। और ये बच्चे बहुत डरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी माँ के ऊपर कोई हमला करने वाला हो। और फिर हमको एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम एक बच्चे को देख पाते हैं जिसका नाम चार्ली होता है। और वो नींद से उठकर खिड़की के पास जाता है जहाँ पर उसको कोई दिखाई देता है। और वो इस बात से बहुत डर जाता है और अपनी माँ क्रिस्टन के पास जाकर उन्हें ये बात बताता है कि मेरी खिड़की के बाहर कोई था। फिर थोड़ी देर के बाद में माइक के डैड चार्ली आ जाते हैं, जो कि अपनी जॉब से घर आते हैं और वो उसे अपने रूम में जाकर सुला देते हैं। और फिर चार्ली कहता है कि डैड क्या आप खिड़की के बाहर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी को खड़ा हुआ देखा था। फिर माइक खिड़की की तरफ से बाहर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। खैर अब अगला दिन होता है हैलोवीन का और चार्ली अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है और फिर वो अपनी मॉम को एक पेंटिंग दिखाता है जिसके अंदर एक डरावना सा आदमी होता है। और चार्ली कहता है कि इसे मैंने अपने घर के बाहर देखा था। अब फिर शाम को चार्ली अपनी मदर के साथ में ट्रिक और ट्रीट करने के लिए जाता है और उसे एक घर के ऊपर एक गिद्ध यानी कि वल्चर नजर आता है, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन उसकी माँ को ये गिद्ध नजर नहीं आता। खैर अब माइक अपनी जॉब से लेट आता है तो वो चार्ली और क्रिस्टन का घर के बाहर ही इंतजार कर रहा होता है। और अपने डैड को देखकर चार्ली बहुत खुश होता है। और फिर माइक चार्ली को हैलोवीन परेड के लिए ले जाता है, लेकिन क्रिस्टन उसे वहां जाने से मना कर देती है। और फिर वो दोनों परेड में पहुंच भी जाते हैं, यानी कि माइक ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी थी। खैर अब चार्ली वहां पर एक गोस्ट को कैमरा में देखता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद में उसको वही गिद्ध यानी कि वल्चर नजर आता है। और फिर वो अपने डैड माइक से कहता है कि डैड कैन वी पे द गोस्ट। लेकिन माइक को ये बात समझ में नहीं आती और चार्ली अचानक से ही गायब हो जाता है, जबकि माइक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, यानी कि वो इंस्टेंटली वहां से गायब हो गया था। खैर अब माइक चार्ली को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता। और फिर एक पुलिस वाला ये कहता है कि क्यों ना तुम अपने बच्चे को घर जाकर ढूंढो, शायद से वो परेड के बाद में वहां पर घर चला गया होगा। फिर माइक चार्ली को ढूंढते हुए अपने घर पर भी जाता है, लेकिन उसे माइक नहीं मिलता। और क्रिस्टन भी माइक पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि माइक ने चार्ली को एक भीड़ के अंदर खो दिया था और वो ये कहती है कि तुम अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाए। अब जब चार्ली काफी ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलता तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनको एक उम्मीद देकर वहाँ से चली जाती है। और घर पर क्रिस्टन माइक से बहुत नाराज होती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भी माइक बहुत नाराज होता है कि वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाया। और फिर रात में माइक को ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है और फिर वो चार्ली के रूम में जाता है और खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। और वो वहाँ से नीचे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसे चार्ली नजर आया है। और ये देखकर माइक काफी खुश हो जाता है। और फिर चार्ली माइक से कहता है कि क्या आपने उसको देखा था। फिर माइक खिड़की से बाहर देखता है तो दोबारा उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन चार्ली फिर दोबारा माइक को बाहर की तरफ देखने के लिए बोलता है। और माइक दोबारा खिड़की से बाहर झांकता है और उसे एक बड़ी सी परछाई नजर आती है और फिर उसके सामने एक डरावना सा चेहरा दिखाई देता है। और तभी अचानक से ही माइक की नींद खुल जाती है, क्योंकि एक नाइटमेयर था। खैर अब हम ये देख पाते हैं कि चार्ली को लापता हुए करीबन 1 साल होने वाला है और 1 साल पूरा होने में मात्र 3 दिन ही बचे थे, क्योंकि 3 दिनों के बाद में हैलोवीन था। और क्रिस्टन और माइक फिलहाल अलग हो चुके हैं, क्योंकि क्रिस्टन चार्ली को खोने का जिम्मेदार माइक को ही मानती है। लेकिन माइक अभी भी चार्ली को लगातार तलाश रहा था और रोज ड्यूटी से जाने से पहले वो चार्ली के मिसिंग पोस्टर्स लगाता है। और जब भी वो किसी बाप और बेटे को देखा करता तो उसे चार्ली की याद आ जाती। फिर वो अपनी कॉलेज की एक फ्रेंड हैना से मिलता है, जो कि हिस्ट्री की प्रोफेसर होती है और वो उसको थोड़ी बहुत उम्मीद देती है, क्योंकि वो भी इस केस पर काम कर रही थी। और फिर माइक जॉब के बाद जॉर्डन के पास में जाता है, जो कि चार्ली का केस देख रहा था। फिर माइक यहाँ पर जॉर्डन को पिछले 30 सालों में जितने ही बच्चे गायब हुए हैं उन सभी की लिस्ट दिखाता है और कहता है कि तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, तभी हर हैलोवीन बच्चे गायब हो रहे हैं। और अगर वो अपना काम अच्छे से करता तो आज चार्ली उसके पास में होता। अब माइक यहाँ पर जब चार्ली के मिसिंग पोस्टर्स को लगा रहा होता है तब उसे एक बस के अंदर चार्ली दिखाई देता है। और जब वो उस बस के अंदर चढ़कर देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर वो एक दीवार देखता है जिसके बाहर पे द गोस्ट लिखा हुआ था और फिर उसको याद आता है कि चार्ली ने भी गायब होने से पहले यही बात कही थी। और फिर माइक उस बिल्डिंग के बेसमेंट में घुस जाता है जहाँ पर ढेर सारे भिखारी लोग रहा करते थे। फिर वो उनसे दीवार पर लिखी हुई बात का मतलब पूछता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। फिर वहाँ पर एक ब्लाइंड आदमी आता है और हमको एक चीख सुनाई देती है। और फिर माइक पूछता है कि ये क्या था, तो वो अंधा आदमी ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये आवाज हैलोवीन से पहले ही सुनाई देती है। और फिर माइक उस आदमी से पे द गोस्ट का मतलब पूछता है और फिर वो अंधा आदमी उसे उस दीवार के पास में ले जाता है जहाँ पर हर जगह पर पे द गोस्ट लिखा हुआ था। और तभी हम माइक के पीछे एक डरावने भूत को भी देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही गायब हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें सुपरनैचुरल हो रही थी। और फिर माइक यहाँ पर क्रिस्टन के पास में जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और क्रिस्टन माइक की बात मान जाती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। फिर माइक उसे उसी दीवार के बारे में बताता है
हैं जहाँ पर पूरी दीवार के ऊपर पे द गोस्ट लिखा हुआ था, जो कि चार्ली ने भी गायब होने से पहले कहा था। और वो ये कहता है कि मुझे भी कभी कभी चार्ली नजर आता है और ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। और ये बात सुनने के बाद में क्रिस्टन दोबारा माइक से गुस्सा हो जाती है कि वो ये सब बहाने दे रहा है और अभी भी वो चार्ली को खोने का जिम्मेदार अपने पति माइक को ही माना करती थी। खैर अब यहाँ पर माइक चार्ली की रिकॉर्ड की हुई पिछले साल की वीडियो देखता है और उसे थोड़ी बहुत देखकर टेबल पर ही रख देता है और फिर कैमरा अपने आप ही चालू हो जाता है और माइक कैमरे में एक घर और बहुत सारे बच्चों को कॉस्ट्यूम्स में देखता है और कैमरा को फेंक देता है। यानी कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो काफी भयानक था। फिर उसी रात क्रिस्टन को किचन से कुछ आवाज आती है और वो चार्ली की साइकिल को अपने आप ही मूव होता हुआ देख पाती है और ये देखकर क्रिस्टन डर जाती है, जिसके बाद में क्रिस्टन माइक के घर जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सही थे, चार्ली हमसे वाकई में कुछ कहना चाहता है। और फिर माइक उसको पिछले 3 साल में जितने ही बच्चे गायब हुए थे उन सब की लिस्ट दिखाता है और फिर वो एलेक्सा नाम के बच्चे के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं जो कि हैलोवीन के दिन ही गायब हुई थी। लेकिन एलेक्सा के डैड को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी के खो जाने की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे और शराब को अपना सहारा बना लिया था। फिर एलेक्सा के डैड बताते हैं कि उसने भी गायब होने से पहले सेम बात यानी कि पे द गोस्ट ही बोला था और एलेक्सा के डैड को भी 1 साल तक वो दिखाई देती थी और उसकी आवाजें सुनाई दिया करती थी, लेकिन उसके बाद में एलेक्सा उनको दिखना बंद हो गई। खैर अब ये सारी बातें माइक जॉर्डन को बताता है और कहता है कि ये सब बच्चे बहुत अजीब तरीके से गायब हुए हैं, लेकिन जॉर्डन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी वो उन बच्चों की लिस्ट चेक करता है जिसके अंदर मिया और पाब्लो नाम के बच्चे उसी दिन मिसिंग हुए थे जिस दिन चार्ली गायब हुआ था। यानी कि यहाँ पर सीन खाली चार्ली का नहीं बल्कि और 2 बच्चों का भी था। फिर माइक क्रिस्टन को घर छोड़ने जाता है, लेकिन इस बार क्रिस्टन माइक से अच्छे से बात करती है और उसको डिनर के लिए पूछती है, तो फिर माइक भी वहाँ पर रुक जाता है और फिर जॉर्डन मिया नाम की बच्ची के बारे में पूछने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है क्योंकि वहाँ पर मिया की मॉम काम किया करती थी। उनको लगता है कि मिया मिल चुकी है, लेकिन जॉर्डन उनसे उस रात की बात करने आया था जिस रात मिया गायब हुई थी। फिर मिया की मॉम बताती है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे मिया दिखाई दी थी और उसकी आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि मॉम मुझे इस गोस्ट से बचा लो और तभी रेस्टोरेंट में अचानक से ही आग लग जाती है और मिया की मॉम की तरफ बढ़ने लगती है। अब दूसरी तरफ क्रिस्टन के घर पर जब माइक डिनर कर रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से ही लाइट चली जाती है और जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे 3 बच्चे अजीब सी कॉस्ट्यूम में नजर आते हैं जिन्होंने अपना पूरा शरीर ढक रखा था और फिर वो तीनों बच्चे अचानक से ही जल जाते हैं। उसके बाद में उसे रूम में भी कई सारे बच्चे दिखाई देते हैं और वो भी अचानक से ही गायब हो जाते हैं। फिर ये सारी बात माइक क्रिस्टन को बताता है और क्रिस्टन कहती है कि जरूर इस घर में कुछ था जिससे कि वो सभी बच्चे हमसे कुछ कहना चाहते हैं। खैर अब अगली सुबह क्रिस्टन एक साइकिक यानी कि एक औरत को बुलाती है जो कि स्पिरिट से बात कर सकती थी और जब वो चार्ली के रूम में जाती है तो उसे कुछ खास महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे कुछ महसूस होने लगता है और जब वो खिड़की की तरफ जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर ढेर सारे बच्चे नजर आते हैं और फिर अचानक से ही खिड़की की तरफ से जोर से हवा आती है और उसको दूर फेंक देती है और फिर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई उसका गला घोंट रहा हो और फिर अचानक से ही वो मारी जाती है और उसकी आंख में से धुआं निकल रहा होता है, उसकी बॉडी की स्किन जल गई थी। अब माइक और क्रिस्टन वहाँ पर खड़े होते हैं लेकिन वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और माइक ये सारी बात जॉर्डन को बता देता है, लेकिन जॉर्डन उस पर विश्वास नहीं करता बल्कि उसको ही इन सब का जिम्मेदार मानता है। और फिर रात में क्रिस्टन का टैप अपने आप चलने लगता है और उसके अंदर वही पेंटिंग नजर आती है जो कि चार्ली ने बनाई थी। लेकिन जब क्रिस्टन उस पेंटिंग को ध्यान से देखती है तो उसको दिखाई देता है कि एक बच्चा उस परछाई के पीछे छुपा हुआ है जो कि बिल्कुल चार्ली की ही तरह दिख रहा था। उसके बाद में माइक को भी कुछ आवाज आती है और वो चार्ली के रूम में जाता है और उसे वहाँ पर क्रिस्टन नजर आती है जिसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था और वो चार्ली की आवाज में कहती है कि यहाँ पर बहुत ठंड है पापा, वो आ रही है, मुझे बचा लो। और यहाँ पर हमको ये नजर आता है कि चार्ली की जो स्पिरिट होती है या फिर जो चार्ली होता है वो अपनी मॉम के जरिए अपने आप को ही बचाने के लिए कह रहा था। खैर अब माइक देखता है कि क्रिस्टन चाकू लेकर अपने ही हाथ को काट रही है और माइक उसको रोकता है, लेकिन क्रिस्टन तभी बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसके हाथ पर एक साइन बन गया था, यानी कि ये भी कोई सिग्नल होता है। अब ये दोनों ही साइन के बारे में जानने के लिए हैना के पास में आते हैं और हैना उन्हें उस साइन से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में बताती है जिसके अंदर हैलोवीन की रात में एक सेल्टिक और पूजा करने वाली एक आयरिश औरत को उन लोगों ने मार दिया था, यानी कि आसपास के इलाके वालों ने, और उसके 3 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। यानी कि जो शुरुआत का सीन था वो यही था और इनकी मॉम को ही मारने वो लोग आ रहे थे, यानी कि आसपास के लोग। और ये सारी चीजें न्यूयॉर्क में 1679 को हुई थी, यानी कि स्टार्टिंग का सीन बिल्कुल यही है। खैर उस औरत का मरने से पहले ये कहना था कि वो हर साल हैलोवीन की रात पर आएगी और इस चीज का बदला लेगी और हर साल वो अपने साथ 3 बच्चे को लेकर जाएगी। और न्यूयॉर्क में जहाँ ये सब हुआ था वहाँ अभी भी कुछ आयरिश लोग रहते थे और वो सेल्टिक रूप में हैलोवीन सेलिब्रेट किया करते। खैर अब हमें उसी साइकिक को दिखाया जाता है जो कि माइक के घर में मारी गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसकी पूरी
पूरी बॉडी अंदर से जल चुकी थी और ये बात जॉर्डन को काफी अजीब लगती है कि कोई अंदर से ऐसे कैसे जल सकता है। फिर यहाँ पर माइक उस कम्युनिटी वालों के पास में जाता है, यानी कि आयरिश लोगों के पास में, और देखता है कि वो लोग भूतों के लिए एक गाना गा रहे होते हैं और बच्चे डॉल्स को आग में फेंक रहे थे ताकि वो भूत उन बच्चों को अपने साथ ना लेकर जाए। और फिर वहाँ पर वो औरत के पास में जाते हैं जो कि स्कूल टीचर होती है और फिर वो दोनों उस औरत को चार्ली के गायब होने के बारे में बताते हैं और सेल्टिक गॉड के सिंबल के बारे में पूछते हैं। फिर वो औरत उन्हें एक रिंग दिखाती है जिसके अंदर वो उनसे कहती है कि ये लेफ्ट वाला मून मेडन को दर्शाता है और राइट वाला क्रोन को यानी कि गोस्ट को माना जाता है। और वो लेडी जो कि कई सालों पहले मारी गई थी उसकी स्पिरिट यानी कि उसका भूत यहाँ पर आता है और बच्चों को उस तरफ ले जाता है, क्योंकि हैलोवीन की आधी रात को हमारी दुनिया और भूतों की दुनिया की बाउंड्री खुल जाती है, यानी काफी फाइन लाइन वहाँ पर होती है जिससे कि यहाँ पर वो औरत आ सकती है, यानी कि उसकी स्पिरिट। वो बताती है कि इस साल गायब हुए बच्चे ही वापस आ सकते हैं और वो बाउंड्री बंद होने से पहले, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे गायब हुए हैं वो 1 साल के अंदर ही वापस लौट सकते हैं। और यही रीजन था कि यहाँ पर वो 3 बच्चे जो थे उनकी आवाजें और उनका दिखना उनके पेरेंट्स को हो रहा था, यानी कि अगर ये स्पिरिट उन बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाती है तो खाली 1 साल का वक्त होता है उनके पास में। और यही रीजन था कि एलेक्सा के डैड को 1 साल के अंदर तक ही उसकी बेटी की आवाज सुनाई दिया करती थी और उसके बाद में उसको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, यानी कि उसकी बेटी अब मारी जा चुकी है और वो इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर अभी भी चार्ली और बाकी 2 बच्चों के पास में मौका था। फिर क्रिस्टन उस औरत से पूछती है कि ये बाउंड्री हमको मिलेगी कहाँ पर, तो वो बताती है कि वो औरत हर साल की रात से पहले रोती है। फिर माइक को वो जगह याद आती है जो कि उस बिल्डिंग के बेसमेंट में थी, यानी कि वो चीखने की आवाजें और वो रोने की आवाज। फिर वो वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी माइक को हैना का फोन आता है और हैना ने यहाँ पर उस औरत का यानी कि उस गोस्ट या फिर चुड़ैल का नाम पता कर लिया था जो कि एनी सॉकविन था। कि कैसे उन लोगों ने उसके साथ में उसके 3 मासूम बच्चों को मार दिया था और फिर माइक की टैक्सी का अचानक से ही एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि आप समझे, यहाँ पर वो जो लेडी थी वो थोड़ी सी अलग पूजा किया करती थी जिसकी वजह से सबको ये लगा था कि वो एक विच है, जिसके बाद में उसको और उसके बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। और आज की डेट में इस औरत को जिन लोगों ने मारा था और जिस वजह से मारा था वो आज वही बन चुकी है। जो औरत चुड़ैल नहीं थी उसको वही बना दिया गया। खैर तभी हमें ये दिखाया जाता है कि हैना के ऊपर एनी की स्पिरिट आकर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि माइक और क्रिस्टन को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस उन्हें उनकी लोकेशन पर जाने से रोकने लगती है। लेकिन माइक का आज आधी रात को वहाँ पर जाना काफी जरूरी था और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और उसी बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर उसने वो रोने की आवाजें सुनी थी और वहाँ पर सिर्फ वही अंधा आदमी होता है और बाकी सभी वहाँ से चले गए थे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एनी की स्पिरिट के आने का समय हो चुका था। तभी माइक उससे ये बोलता है कि मुझे वो रोने वाली औरत कहाँ पर मिलेगी, जिस पर वो व्यक्ति माइक से पूछता है कि तुम्हें उस औरत से काम क्या है। तभी माइक बताता है कि उसका बेटा चार्ली उसके पास में है और फिर वो अंधा आदमी उसको एक ब्रिज के पास में ले जाता है जो कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए था, यानी कि भूतों की दुनिया में जाने के लिए। अब वो आदमी माइक से कहता है कि तुम्हें आधी रात से पहले यहाँ पर वापस आना होगा वरना तुम भी वहीं पर फंस जाओगे और कभी वापस नहीं आ पाओगे। अब माइक फाइनली उस ब्रिज की दूसरी तरफ चला जाता है और उसी घर को देखता है और उसके अंदर ढेर सारे बच्चे होते हैं और उसके बाहर जाते ही उसको घूरने लगते हैं। फिर वो अपने बेटे चार्ली को आवाज मारता है लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे अपना हाथ उठा लेते हैं क्योंकि वो बच्चे भी अपने घर जाना चाहते थे। फिर वो उन सभी बच्चों के बीच से जाता है और जैसे ही उसका हाथ एक बच्चे को लगता है तो वो हाथ आर पार हो जाता है क्योंकि वो सभी बच्चे मर गए थे। लेकिन उनमें से एक बच्चा माइक का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो चार्ली होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि चार्ली के पास यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बचा हुआ था और वो पूरी तरह से मरा नहीं था, यानी कि वो जिंदा होते हुए भी डेड की दुनिया में चला गया था और उसके पास में खाली 1 साल का वक्त था जो कि ऑलमोस्ट पूरा होने ही वाला था। अब माइक चार्ली को लेकर वहाँ से बाहर निकल ही रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर मिया और पाब्लो भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी चार्ली के साथ ही गायब हुए थे और फिर वो दोनों कहते हैं कि हमें भी अपने घर पर जाना है और हमें अपने साथ ले चलो। फिर माइक तीनों बच्चों को साथ लेकर बाहर जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर वो एनी का गोस्ट आ जाता है और वो माइक को बाहर जाने से रोकने लगती है। लेकिन वहाँ पर सभी मौजूद बच्चों की आत्माएं जो होती हैं वो उस चुड़ैल को अपने साथ ले जाती हैं क्योंकि वो भी चाहते थे कि यहाँ पर तीनों बच्चे बच जाएं। उनका ये मानना था कि हम तो नहीं बच पाए लेकिन बाकी सभी बच जाने चाहिए जो कि फिलहाल जिंदा है। और माइक चार्ली के साथ उन तीनों बच्चों को भी बाहर ले आता है और तभी वहाँ पर उस दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है। अब जब चार्ली घर पर आता है तो क्रिस्टन ये सब देखकर बहुत खुश होती है और चार्ली भी उनको देखकर बहुत खुश था लेकिन फिलहाल वो सारी चीजें भूल गया था और उसे बस पिछले साल के हैलोवीन के बारे में ही पता था जब वो खो गया था और ऐसा लग रहा था कि वो बस कुछ घंटों के लिए ही खोया था। लेकिन माइक ने अपने बच्चे चार्ली को उस चुड़ैल से बचा लिया था और साथ ही साथ यहाँ पर मिया और पाब्लो भी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि तभी हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर एक और गिद्ध होता है जो कि हवा में उड़ रहा
होता है, यानी कि ये जो एनी की स्पिरिट थी वो खत्म नहीं हुई थी। जिसके तुरंत ही बाद हम एक मिड क्रेडिट सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर हमें हैना की डेड बॉडी दिखाई जाती है। लेकिन तभी अचानक से ही उसकी आंख खुल जाती है, जिसके आसपास 3 गिद्ध होते हैं और वो यहाँ पर पजेस हो गई थी, यानी कि एनी की स्पिरिट ने यहाँ पर हैना को पजेस कर लिया था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पे द गोस्ट मूवी की कहानी। जो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।